दोस्तों पूरा भारत कोविड पेंडेमिक से जूझ रहा है और इसी के चलते हमने काफ़ी नोन लोगों को, काफ़ी करीबी लोगों को खो दिया है। जो लोग जा चुके हैं हम उनकी कमी को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, पर उनकी फैमिलीज़ को जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक है, वो दिलवाने में उनकी मदद कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको EDLI के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके अंदर हर एक एम्प्लॉय की एक इंश्योरेंस होती है जो उसके डिसीज़ होने के बाद, उसके एक्सपायर होने के बाद उसकी फैमिली को दी जाती है। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हर अपने एक मेंबर की बाय डिफ़ॉल्ट एक इंश्योरेंस करता है, जिसके एक्सपायर होने के बाद उसकी फैमिली को दिया जाता है। और इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका PF डिडक्ट हो रहा होता है वो इसके अंदर कवर अप होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अरविंद गोयल आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा और आप दूसरों की भी मदद करते रहेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि EDLI क्या चीज़ है, किसे कहते हैं, इसकी प्रीमियम क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स किसको मिलते हैं, कौन इसे क्लेम कर सकता है और कैसे क्लेम कर सकता है। EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो दोस्तों ये आपका जो डिपॉजिट होता है उससे लिंक होकर आपकी एक इंश्योरेंस कवरेज होती है। EPFO के अंदर 3 स्कीम्स होती हैं, 2 के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। एक है आपका EPF, दूसरा है आपका EPS और जो थर्ड है वो है EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसके अंदर टोटल ग्रुप की एक इंश्योरेंस होती है, एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस होती है और उसी के अंदर जो डिसीज्ड की फैमिली होती है उसको इंश्योरेंस का अमाउंट दिया जाता है। इसके अंदर जो अमाउंट होती है वो 7 लाख तक की होती है, 7 लाख रुपीज़ होती है, जो एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी फैमिली को दिया जाता है। आइए इसकी प्रीमियम के बारे में देख लेते हैं। इसका जो प्रीमियम है उसका डिपॉजिट एम्प्लॉयर ही करता है, एम्प्लॉय को उसका प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर एम्प्लॉय का PF डिडक्ट हो रहा है तभी वो EDLI में कवर होगा और जो उसका प्रीमियम, जो उसका PF डिडक्ट हो रहा है उसी में से उसका एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली PF ऑफिस में उसका प्रीमियम डिपॉजिट करा रहा है। इसकी जो प्रीमियम की कैलकुलेशन है वो 0.5% इंटू PF वेज होती है। PF वेज जो मिलकर बनती है आपका बेसिक पे और DA से। इसके अंदर जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है PF वेज की जो डिपॉजिट कर सकते हैं वो है 15,000। तो इट मीन्स कि 15,000 इंटू 0.5% 75 रुपीज़ मैक्सिमम पर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, जो एम्प्लॉयर को देना होता है टू दी PF ऑफिस, और वो देता भी है। तो आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर कवर अप हो जाते हो। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो नौकरी में हैं वो सारे के सारे EDLI के अंदर कवर अप होते हैं। अब जो इसकी एलिजिबिलिटी है, इसके अंदर किसको एलिजिबिलिटी मिलती है, जितने भी मेंबर्स हैं EPFO के, मेंबर्स मीन जिनका PF डिडक्ट हो रहा है, जो लोग नौकरी में हैं और जिनका PF डिडक्ट हो रहा है वो सब लोग इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। और इसका बेनिफिट कब मिलता है, जब आप डेथ इन सर्विस होती है या डेथ अवे फ्रॉम सर्विस होती है। मतलब आप ऑफिस जाते वक्त, आते वक्त किसी की अगर डेथ हो जाती है या घर पे कोविड-19 की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो एलिजिबल है उसकी फैमिली इस EDLI में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। किसी भी रीज़न से उनकी डेथ होती है। उसकी अब कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों कैलकुलेशन में अगर आपकी सर्विस 12 महीने से ऊपर है तो आपकी कैलकुलेशन अलग है। अगर आपकी सर्विस 12 महीने से नीचे है तो उसकी कैलकुलेशन अलग है। 12 महीने बेनिफिट दोनों को मिलेगा, 12 महीने से कम भी, 12 महीने से ज़्यादा वालों को भी। बट 12 महीने से ज़्यादा वालों को ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और 12 महीने से जिनकी सर्विस कम है उनके बेनिफिट्स बहुत कम है, बट बेनिफिट्स हैं। तो हम देख लेते हैं कैलकुलेशन जिनकी सर्विस 12 महीने से ऊपर है। अब जिनकी सर्विस 12 महीने से ऊपर है पर उनका जो मेंबर है, जो जॉब में था, जो एक्सपायर हुआ है वो 15 फरवरी से पहले हुआ है, तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं।
कैलकुलेशन है वो 30 टाइम्स इंटू एवरेज मंथली PF वेज restricted to PF ceiling wage plus 50% of the average EPF balance in the deceased account subject to the ceiling of 1.5 लाख। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट बनेगी आपकी वो बनेगी एवरेज मंथ। मैंने आपको PF की सीलिंग का वेज बता दिया था कि 15,000 है, तो 15,000 इंटू 30 4.5 लाख रुपए मैक्सिमम 4.5 प्लस बैलेंस आपका जो डिसीज के अकाउंट में अगर लेट से 4 लाख का है तो 50% हुआ 2 लाख, बट सीलिंग है 1.5 लाख, तो आपको 6 लाख रुपए मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एवरेज सैलरी है 10,000, एवरेज बैलेंस है 1 लाख, तो आपकी कैलकुलेशन है 30 इंटू 10 प्लस 50% ऑफ 1 लाख, तो टोटल आपको मिलेंगे 3.5 लाख। इसके अंदर कंडीशन है कि जो आपकी सर्विस की कॉन्टिन्यूटी है वो पूरी की पूरी 12 महीने की सेम कंपनी में होनी जरूरी है, अगर 15 फरवरी से पहले की डेथ है तो। अब देख लेते हैं अगर 15 फरवरी से बाद का अगर उनकी किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई है तो इसमें बेनिफिट्स बढ़ा दिए गए हैं। तो इसकी जो अमाउंट की कैलकुलेशन है वो 35 टाइम्स इंटू एवरेज मंथली PF वेज रेस्ट्रिक्टेड टू PF सीलिंग वेज प्लस 50% ऑफ द एवरेज EPF बैलेंस इन द डिसीज अकाउंट सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 1.75 लाख। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट बनेगी वो बनेगी 15,000 इंटू 35 टाइम्स 5,25,000 प्लस 1,75,000 7 लाख रुपए की। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर आपकी एवरेज सैलरी है लेट से 10,000 और आपका एवरेज बैलेंस जो अकाउंट में रहता है वो रहता है 1 लाख रुपए, तो आपकी जो कैलकुलेशन बनी वो हुई 35 टाइम्स इंटू 10,000 प्लस 50% ऑफ 1 लाख विच इज इक्वल टू 4 लाख। दोस्तों इसके अंदर एक बेनिफिट ये दिया गया है, जो आपकी कॉन्टिन्यूटी इन सर्विस है वो आपकी मैंडेटरी नहीं है सेम कंपनी में 12 महीने की रहे, वो आपकी अलग अलग कंपनीज में मिलकर भी 12 महीने की मानी जाएगी। तो मतलब अगर आप पिछली कंपनी में जो एम्प्लॉय था वो 8 महीने के लिए था, उसे पिछली कंपनी में 4 महीने या 6 महीने के लिए था, 1 साल के लिए, तो वो 12 महीने उसके माने जाएंगे। जबकि 15 फरवरी से पहले सेम कंपनी में आपकी 12 महीने की कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं जिनकी सर्विस 12 महीने से कम की है। तो इसके अंदर जो एलिजिबल अमाउंट है आपका जो कैलकुलेशन है वो बनेगी 1.2 इंटू एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ डिसीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंबरशिप मैक्सिमम 50,000 प्लस 40% ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50,000 सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 1 लाख। तो जो इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट बनेगा 1.8 लाख का बनेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, लेट से क्लोजिंग बैलेंस है 23,837 रुपीज़ का और एवरेज बैलेंस है 15,000 रुपीज़ का, तो आपकी जो कैलकुलेशन बनी वो 1.2 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 18,000 रुपीज़ बनी। तो दोस्तों आपने इसके अंदर देखा कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है और किस तरीके से इसके अंदर अमाउंट मिलता है। आपको ध्यान रखना है कि 12 महीने की क्वांटिटी है या नहीं है, या ओवरऑल जो आपकी सर्विस है वो 12 महीने की है या नहीं है, तो उसकी कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली चलेंगी। अब आगे देख लेते हैं कि इसको कौन क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों इसको या तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है या लीगल हेयर क्लेम कर सकता है। तो अगर आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप आज ही अपने एम्प्लॉयर से चेक कर लीजिए या खुद ऑनलाइन देख लीजिए यूएन के पोर्टल पर जाकर वेदर आपकी नॉमिनी की डिटेल वहाँ फिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे ज़रूर फिल कीजिए सो दैट कि नॉमिनी डायरेक्टली उसका बेनिफिट उठा सके। अगर नॉमिनी की डिटेल्स वहाँ फिल नहीं है तब भी ये अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, पर उसको लीगल हेयर क्लेम करेगा और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, खासकर कि जब जो डिसीज्ड हैं वो सिंगल हैं, मैरिड नहीं है, क्योंकि मैरिड के केस में डायरेक्टली बेनिफिट उनको लीगल हेयर स्पाउस को माना जाता है। बट इन केसेस में जहाँ पर अनमैरिड है तो आपको लीगल हेयर प्रूफ करना होता है, और वो प्रूफ करना है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नॉमिनी डिटेल्स अपने PF ऑफिस में ज़रूर डिपॉजिट करें, ज़रूर उसे लिखवाएं और उसे फिल करवाएं अगर अभी तक नहीं है तो। अब इसे कैसे क्लेम कर सकते हैं? इसके 2 तरीके हैं क्लेम करने के, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन सिर्फ नॉमिनी ही क्लेम कर सकता है, अगर नॉमिनी की डिटेल्स वहाँ हैं उसे सिर्फ वो ही क्लेम कर सकता है, इसके अलावा और कोई क्लेम नहीं कर सकता है। और इसे तभी क्लेम किया जाता है जब एम्प्लॉयर अपने रीज़न में लिख कर देंगे डेथ इन सर्विस और डेथ अवे फ्रॉम सर्विस, मतलब ऑफिस आते जाते वक्त डेथ हुई है या किसी और कारणवश लाइक कोविड-19 के चलते या किसी और बीमारी के चलते डेथ हुई है और ये हमारे यहाँ एम्प्लॉय थे, तो इसका मतलब होता है डेथ इन सर्विस, डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। तो इन दोनों के रीजंस में ही जो डिसीज की फैमिली है उसको बेनिफिट मिलेगा। इसको आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन इसके पोर्टल पर जाकर
आप वहाँ पर एक डेथ क्लेम फाइलिंग फॉर्म होता है, लिंक होता है, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ जो एम्प्लॉई है उसका यूएन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ वो फिल करेंगे। एक ओटीपी जाएगा डिसीज्ड के मोबाइल नंबर पर, आप वो ओटीपी डालकर अंदर चले जाएंगे। तो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आप उसे सबमिट करेंगे, फिर एक ओटीपी आएगा, आप उसे अप्रूव कर देंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के 30 दिन के अंदर आपको आपका पैसा डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। 30 दिन का टाइमलाइन होता है, अगर 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आप डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको अगर 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तो आपको 12% का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दोस्तों अब देखते हैं ऑफलाइन के बारे में कि ऑफलाइन कैसे है। अगर जिनका नॉमिनी डिटेल नहीं है तो वो ऑफलाइन जा सकते हैं। ऑफलाइन में आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, कंपोजिट डेथ क्लेम फॉर्म। तो ये फॉर्म का लिंक और ये फॉर्म मैंने शेयर कर दिया है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो डिसीज़ की फैमिली को ये पूरा फॉर्म फिल करना होता है। ये फॉर्म फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और इसको एम्प्लॉयर से सील एंड साइन करवा कर ईपीएफओ के ऑफिस में डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट करने के 30 दिन के बाद आपको आपका क्लेम का पैसा मिल जाता है। अगर 30 दिन के तक नहीं मिलता है तो आपको जब भी मिलेगा 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो दोस्तों दोनों के केसेस में आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ऑनलाइन के केस में भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ऑनलाइन के केस में आप जहाँ आपकी डिटेल जाती है यूएन की, तो उसी के राइट हैंड साइड पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ रही होती है। वो डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखिए, उसकी पीडीएफ फाइल बना लीजिए और सारी डिटेल्स वहाँ जमा करने के बाद, फॉर्म अपलोड करने के बाद आप उसे सबमिट कर दीजिएगा। नाउ अगर आपका अगर पैसा नहीं मिलता है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसके 3 तरीके हैं, आप इसको पता कर सकते हैं। वन इज़ ग्रीवेंस पोर्टल। आप ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर ईपीएफओ के आप अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को उसमें डाल सकते हैं। तो डिपार्टमेंट का डेफिनेटली वहाँ से रिवर्ट आता है। अगर डिपार्टमेंट का रिवर्ट नहीं आता है तो आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उसमें आपको स्टेटस पता चल सकता है। और थर्ड इज़ पीएम पोर्टल। तो आप पीएम पोर्टल पर जाकर भी इसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमने ये क्लेम किया था बट अभी तक नहीं आया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रीवेंस पोर्टल से ही काम हो जाता है। आपको स्टेटस बता देते हैं, कुछ कमी पेशी होती है तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाता है। तो दोस्तों अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज ए एम्प्लॉई आप लोगों को ध्यान रखनी है। एज ए एम्प्लॉई आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपकी नॉमिनी की डिटेल्स, इसके अंदर आपका जो पीएफ का अकाउंट है उसके अंदर आपकी नॉमिनी की डिटेल्स गई हुई हैं। सेकंड, इस ईडीएलआई स्कीम के बारे में अपनी फैमिली को बता के रखिए। इस वीडियो को उनको शेयर कीजिए कि ईडीएलआई क्या चीज़ है, कैसे इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। थर्ड इज़ फॉर एम्प्लॉई, आप अपना यूएएन नंबर अपनी फैमिली को बता के रखिए और ऐसी सेफ जगह रखिए जहाँ पर आपकी फैमिली भी इसको देख पाए। कुछ अगर मिसहैपनिंग होती है तो उसको ईजिली वो चीज़ मिल जाए। अब एम्प्लॉयर के लिए है कि जब भी अगर किसी फैमिली की जब भी किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसका जो फॉर्म होता है तो आप उसके फॉर्म में जो रीज़न है वो आप डालिए डेथ इन सर्विस और डेथ अवे फ्रॉम सर्विस, क्योंकि अगर आप यही 2 रीज़न लिखेंगे तभी एम्प्लॉय की फैमिली को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉय कुछ 1-1.5 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड है और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है तो आप उसका जो टर्मिनेशन है वो बैक डेट से मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो बैक डेट से उसकी सर्विस को ख़त्म कर देते हैं कि 1-1.5 महीने से वो आ ही नहीं रहे थे तो उसको हम अपने जो एम्प्लॉयमेंट से ख़त्म कर देते हैं। अगर आप ख़त्म कर देंगे बैक डेट से ही तो एम्प्लॉई को, फैमिली को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्विस की कंटिन्यूटी चाहिए एट द टाइम ऑफ डेथ। तो अगर 1-1.5 महीने से वो नहीं आ रहे हैं ऑफिस तो आप ध्यान रखिए, आप उनकी लीव्स लगा दीजिए कि 1-1.5 महीने से कैजुअल लीव्स में थे या मेडिकल लीव्स में थे और अकॉर्डिंगली इसकी एडजस्टमेंट कीजिए। बट उनके जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर डेथ इन सर्विस और डेथ अवे फ्रॉम सर्विस मेंशन करना ना भूलें, सो दैट कि एम्प्लॉई की जो फैमिली है उसका डायरेक्टली बेनिफिट वो उठा सके। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सारी की सारी चीज़ें एज ए एम्प्लॉई, एज ए एम्प्लॉयर, एज ए कंसल्टेंट कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ईडीएलआई को क्लेम करने के लिए ज़रूरी हैं और पीएफ ऑफिस में दी जा सकती हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप हैंडी रखिए, कुछ ऐसी जगह रखिए जो आपकी फैमिलीज़ को भी पता हो कि जो जब वो क्लेम करने जा रहे हो तो उसे क्लेम कर सकें। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे ईमेल कीजिए, सो दैट आई विल डेफिनेटली आंसर द क्वेरी। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट कि आज के इस बुरे वक्त में जो लोग जा चुके हैं उनका लॉस तो नहीं पूरा हो सकता, पर उनकी फैमिलीज़ को एक जो फाइनेंशियल हेल्प है किसी भी तरीके की वो उसे ज़रूर मिल सकती है और उन पर उनका हक भी है,
जिसकी इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रखी है और जिसका बेनिफिट उठाना चाहिए और उठा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखें, अच्छे से समझें कि ये क्या चीज़ है और उसे अपनी फैमिली को भी समझाएं। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, आई एम अगेन सेइंग, मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में ही आपको गवर्नमेंट ऑफिस के धक्के खाने पड़ते हैं। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे होने चाहिए और सारी की सारी लिस्ट की नॉमिनी की डिटेल्स फिल्डअप हैं या यूएन नंबर, लॉगिन आईडी, सब कुछ, आपका आधार का जो नंबर है वो भी अपडेट होना चाहिए सो दैट कि ओटीपी आ सके। तो सारी की सारी चीज़ें इंटैक्ट रखिए क्योंकि ये आपकी एक महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है जिसे आपकी फैमिली क्लेम कर सकती है, जो बुरे वक्त में किसी के, आपकी फैमिली के परिजनों के काम में आ सकता है। थैंक यू दोस्तों।